आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अशोक ने, सॉरी थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अशोक ने धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति की जिन्हें था, मतलब किन्हें किया गया, धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति किन्हें किया गया है। ठीक है, जिन्हें था मतलब जिन्हें क्या था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धम्म महामत्ता की कमी था। ठीक है, अब अशोक के बारे में और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक था वो मौर्य राजवंश के तीसरा शासक था। ठीक है, मौर्य राजवंश के तीसरा शासक था। और अशोक ने एक और काम किया था। अशोक ने क्या किया था कि अशोक ने 600 के लगभग 260 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म जो था 260 ईसा पूर्व में राजकीय धर्म के रूप में ये इन्होंने ही क्या किया था, घोषित किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बैंक की दर निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा तय की जाती है। जो बैंक की दर है वो निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा तय की जाती है, तो आरबीआई द्वारा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अब यहाँ से और एक्स्ट्रा क्या क्वेश्चन बन सकता है, आरबीआई का स्थापना पूछ सकता है, कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935। ये तो सबको ही जानता है। ठीक है, और इसका क्वेश्चन पूछ सकता है मुख्यालय कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक, बस, और यहाँ से कोई भी और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह किस मंत्रालय के तहत आता है, तो वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय के अधीन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कैबिनेट ने 2018-19 के लिए गेहूं का, देखिए क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा कट गया है, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। मतलब कितना कर दिया है बढ़ा के, पहले कम था और अभी बढ़ा के कितना कर दिया है, तो 105 रुपये प्रति क्विंटल यह बढ़ा दिया गया है। सब प्रीवियस क्वेश्चन है और संभावना है कि आगे रिपीट कर सकता है क्योंकि हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये सब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, रियो डी जेनेरियो का पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। जो रियो डी जेनेरियो का पृथ्वी शिखर सम्मेलन था किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो 1992 में। अब यहाँ डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डेट से क्वेश्चन पूछेगा। ये 1992 में तो हुआ था, कितना दिन तक चला था, तो 4 जून से 14 जून तक। ठीक है, 4 जून 1992 से 14 जून 1992 तक यह कार्यक्रम चला था। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां है, पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत किस परंपरा से संबंधित है। जो पंडित भीमसेन जोशी हैं वो शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से संबंधित है, तो ये हिंदुस्तानी परंपरा से संबंधित है। अब इनसे यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेगा। अब क्वेश्चन बहुत कैसे बनेगा, इन्हें देखो, इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया था 1972 में, पद्मश्री सम्मान 1972 में, और पद्म भूषण दिया गया था 1985 में। ये सभी क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न कब दिया गया था, तो 2008 में। क्वेश्चन पूछेगा कि पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न से कब नवाजा गया, तो सन 2008 में। और 1972 में क्या दिया गया था, तो पद्मश्री, और 1985 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये गायन के क्षेत्र में बहुत माहिर है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन बन जाता है इनका जन्म कब होता है, तो इनका जन्म होता है 4 फरवरी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 फरवरी 1922 को इनका जन्म होता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मांसपेशियों में ऐंठन किसके कारण होती है। साइंस का क्वेश्चन है, मांसपेशियों में ऐंठन किसके कारण होता है। जब अगर आप लोग कभी रनिंग करते होंगे तो उस टाइम जब रनिंग करके बैठते होंगे उस टाइम घुटनों में और मांसपेशियों में बहुत जोर का दर्द होता है। तो पूछता है ऐंठन क्यों होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक एसिड का संचय, मतलब लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है। ठीक, अब यहाँ से लैक्टिक एसिड तो यहाँ हो गया। अब यहाँ के बाद से और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो पूछेगा मे भी लैक्टिक एसिड का सूत्र पूछ सकता है कि उसका फार्मूला क्या है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड जमता कैसे, लैक्टिक एसिड अम्ल का कार्बोक्सिल अम्ल है। जो अम्ल है उसका कार्बोक्सिल अम्ल के तहत ही आता है। और इसका रासायनिक सूत्र होता है C3H6
H6 और O3 होता है। ठीक है, एक कार्बोक्सिल यानी एक तरह से देख लिए तो लैक्टिक एसिड का ही ये सूत्र है। मैं भी सूत्र कभी कभी आने पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, और जो इससे और क्वेश्चन बन सकता है कि जो लैक्टिक एसिड को जो सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक था, ये रसायन को वैज्ञानिक का जो ये लैक्टिक एसिड के बारे में बताया था कि इसके कारण ऐंठन होती है शरीर में, तो कौन बताया था? तो सबसे पहले बताया था कार्ल विल्होम बताया था। कार्ल विल्होम नामक एक वैज्ञानिक था जो लैब में पृथक करके बताया था। 1780 के दशक में ही बताया था। ठीक है, देखिए कितना पुराना है चीज़। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वें अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो डोगरी तो है, बोडो है, संथाली है, तो कौन नहीं है? तो ये नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो और यहाँ से देखिए अब 8वीं अनुसूची के बारे में पूछ दिया है, तो यहाँ से और भी क्वेश्चन बन जाता है, और भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो 8वीं अनुसूची को क्वेश्चन पूछेगा कि 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या कितना है? 22 है। 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या 22। और अब मैं भी इसे और ये ऐसे पूछ सकता है कि यह किस भाग के तहत आता है? तो ये भाग 5 के अधीन आता है। और अनुच्छेद कितना? तो अनुच्छेद 124 से 147 तक ये आता है। ठीक है, और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में भी अपीलीय है। मौलिक तथा सलाहकारी क्षेत्राधिकारियों में भी शामिल किया गया है। वित्तीय अधिकारों में वित्त मंत्रालय द्वारा भी इसे स्वीकृति दिया गया है। अधिकार के क्षेत्र इन्हें शामिल किया गया है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? अधिकार क्षेत्र में नहीं है मतलब क्या नहीं है? यहाँ क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से क्या भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो अपीलीय संबंधी, मौलिक संबंधी, सलाहकार या वित्तीय? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय। अब वित्तीय है जो कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, अब नहीं आता है तो जो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण जो है वो भारतीय संविधान के भाग 5 के तहत आता है। ठीक है, भाग 5 के तहत आता है। और इसका जो क्वेश्चन पहले समझिए कि निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह भाग 5 के तहत आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि मिट्टी में पानी के रिसाव की दर सबसे कम होती है। मतलब किस मिट्टी में पानी के रिसाव की दर सबसे कम होती है? चिकनी, बलुआ, बजरी या दोमट? तो इसका सही आंसर क्या है कि चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी चिपचिपा रहता है, एकदम छोटा छोटा उनका कण रहता है, एकदम आसपास में बहुत क्या रहते हैं, जकड़े हुए रहते हैं, इसलिए उसमें पानी का रिसाव कम होता है। चिकनी मिट्टी में पानी का रिसाव का दर सबसे बहुत कम होता है। चिकनी मिट्टी के कण बहुत सूक्ष्म माने छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, और इससे कहा था कि जो चिकनी मिट्टी का जो छोटा छोटा कण रहता है आपस में जुड़े रहते हैं। अब बीच में स्थान कम रहता है, बहुत कम रहता है, इसके कारण जल क्या होता है? जल पास नहीं कर पाता है। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, साहित्य के क्षेत्र में। जो ज्ञानपीठ है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, भारतीय साहित्यों के लिए दिया जाता है और मतलब सर्वोच्च पुरस्कार है। जो पूछेगा, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे उत्कृष्ट यानी सर्वोच्च सम्मान है। क्वेश्चन पूछ सकता है 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं हैं, 22 भाषा जो लिखा गया है इसे लिखित श्रेष्ठ कृति को, इसे मतलब जो 22 भाषा लिखे गए थे उनको ही पुरस्कारित किया गया था। ठीक है, इस पुरस्कार का अगर स्थापना पूछेगा तो 1961 में इसका ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना होता है।
ठीक है। 1961 में स्थापना हुआ था। और जो पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हैं कौन थे? जी शंकर कुरुप। जी शंकर कुरुप को 1965 में, 1961 में इसका स्थापना होता है और 1965 में जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कॉमनवेल्थ गेम 2018 कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? कॉमनवेल्थ गेम 2018 कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो कहाँ किया जाएगा? गोल्ड कोस्ट में। ये देखिए प्रीवियस क्वेश्चन है गोल्ड कोस्ट में, यानी उस मतलब 2-3 साल का ये करंट अफेयर उठा के पूछ दे रहा है। ठीक है, इसलिए आप लोग पीछे बैकअप करंट अफेयर्स को भी देखते रहे। 2018 का एक करंट अफेयर्स पूछा है, सोच लिए कितना पुराना है। तो इनके बारे में देखते हैं। गोल्ड कोस्ट में होगा। जो राष्ट्रमंडल खेल है इसको कॉमनवेल्थ भी कहते हैं, कॉमनवेल्थ को राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खेल है, ये तो सभी को आपको पता है। और ये कितना प्रत्येक 4 साल पे, प्रत्येक 4 साल के अंतराल में क्या आयोजित किया जाता है। इसका मुख्यालय लंदन में है। क्वेश्चन पूछ सकता है कॉमनवेल्थ गेम का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। 21वें राष्ट्र खेलों का आयोजन 2018 में हुआ था, मतलब होने जा रहा है। 2018 के अनुसार से ये करंट अफेयर्स है और 5 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलेगा। क्वेश्चन पूछेगा कितना अप्रैल से? 4 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ये चलता है। ठीक है, ये गेम चलता है। और कितना देश के खिलाड़ी? तो 71 देश के खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, 71 देश के खिलाड़ी इसमें शामिल होगा। ठीक है, और मैं भी करंट में क्वेश्चन पूछा है तो 2022 से भी पूछ सकता है। तो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित हुआ? इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है, आयोजित किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा देश बेसिक समूह का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश बेसिक समूह का देश नहीं है? बेसिक समूह का देश नहीं है। तो ऑप्शन पढ़िए। पहला है, ऑप्शन नंबर पूछ रहा पहला है आपका दक्षिण अफ्रीका, चीन, ब्राज़ील, केन्या। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केन्या नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा केन्या। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केन्या। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल हो जा रहा है, स्क्रीन बड़ा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? देखिए ये नया क्वेश्चन है कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम 2002 द्वारा भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ये हो जाएगा अपने 21 के ये। ठीक है, अब 21 के ये में क्या, आइए देखते हैं। जो 86वें संविधान संशोधन हुआ था अधिनियम 2002 के तहत, ठीक है, संविधान में जोड़ा गया अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद 21A था, ये आप लोग देख लिए, इसे जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद के द्वारा इस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या था? शिक्षा अनिवार्य कर दिया था। जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया, इस आर्टिकल में यही बोला गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की उत्कृष्ट द्रविड़ शैली को दर्शाता है? देखिए द्रविड़ शैली से क्वेश्चन पूछा है। अगर इतिहास में पढ़े होंगे तो 3-4 प्रकार की शैलियाँ होती है, जिसमें से एक द्रविड़ शैली है। तो वही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की उत्कृष्ट द्रविड़ शैली को दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? हम्पी। हिस्ट्री में आप लोग पढ़िएगा हम्पी के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री में हम्पी के बारे में पढ़ना। हम्पी साम्राज्य था एक विजयनगर में। ठीक है, हम्पी के बारे में। अब आइए इनके और इसका डिटेल से जानते हैं। जो हम्पी विरासत स्थल है वास्तुकला का बेहतरीन होता है ना, सबसे उत्कृष्ट, वो द्रविड़ शैली में आता है। और 6ठी शताब्दी ईस्वी तक उत्तर और दक्षिण
दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण से संबंधित ये वास्तुकला का निर्माण कराता था। और जब छठी शताब्दी में हिंदू धर्म के मंदिरों का निर्माण में तीन प्रकार का शैली जब कार्य करने लगा, उसमें से सबसे जो उत्कृष्ट वास्तुकला में था वो द्रविड़ शैली था। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंदिरों के निर्माण के लिए कितने प्रकार के शैलियों का प्रयोग किया जाता था, तो तीन प्रकार के, जिसमें से सबसे श्रेष्ठ कौन था? द्रविड़ शैली। ठीक है, द्रविड़ शैली। क्वेश्चन नंबर 15 है कि डैश शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि डैश शुद्धि आंदोलन के संस्थापक तो कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अब स्वामी दयानंद सरस्वती से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है रिलेटेड, ठीक है, कि इनका जन्म कब हुआ। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म होता है 12 फरवरी 1824। ठीक है, 12 फरवरी 1824 को स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म होता है। ये जो गुजरात राज्य में हुआ था, ये भारतीय समाज को धार्मिक के क्षेत्र में लाना चाहते थे और परिवर्तन करना चाहते थे और परिवर्तन से बचाव भी करना चाहते थे। और इन्होंने इसी के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को फिर से पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करने की प्रेरणा दी। ठीक है, प्रेरणा दी। और इन्होंने 1875 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो मतलब जो हिंदू धर्म को छोड़ चुके हैं और फिर हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, तो इस अवसर के तहत, इस धर्म परिवर्तन के द्वारा आप इसमें लौट सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पहले जब तक आप पढ़िएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तब तक आप लोग ऑप्शन एलिमेंट नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे ऑप्शन ए चीनी, गुलाब, फेनोक्सिलीन, साधारण नमक, हल्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साधारण नमक। अब साधारण नमक के बारे में जानते हैं, साधारण नमक के बारे में, कि साधारण नमक सूचक या संकेतक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, सूचक और असूचक ऐसे, इस शब्द से क्या तात्पर्य है? तो वे पदार्थ जो अम्लीय और क्षारीय बिलों में क्या होता है कि निश्चय रंग परिवर्तन करते हैं, वो सूचक कहलाते हैं। ठीक है, तो पूछेगा। और ये जो साधारण नमक है, किसी भी प्रकार का रंग अपना नहीं बदलता है, इसीलिए सूचक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। देखिए, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखा जाए तो लॉलीपॉप भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले 3-4 बार SSSGD रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि जो नागार्जुन सागर बांध है और सारी नदियों पर जो बांध बनाया गया है, उस सब को भी रिलेटेड करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बांध से हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन से जरूर पाला पड़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा क्या कि नागार्जुन किस बांध पर है? तो सी नंबर, कृष्णा नदी पर। ठीक है, कृष्णा नदी पर है नागार्जुन बांध। इसका ऊंचाई भी पूछ सकता है कि इस बांध का ऊंचाई कितना है, कितना फीट का है, कितना ऊंचाई है। तो अगर इसका ऊंचाई पूछेगा मीटर में तो 124 मीटर है। ठीक है, 124 मीटर। ठीक, 124 मीटर इस बांध का क्या ऊंचाई है, और इससे ज़्यादा डेप्थ इस क्वेश्चन के बाद जा ही नहीं सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है कि जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है। जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है। तो पहला लिंगायत, शैव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, यानी बौद्ध धर्म। जो जातक कथाएं हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों का कथा है, उनमें कथाएं जुड़ी हुई है। जो जातक कथा है, इनमें बौद्ध भगवान के जन्म कैसे हुआ, उनका लालन पालन, और वो कैसे अपने आप को मोक्ष प्राप्त करते हैं, ज्ञानी बनते, कैसे संत बनते, कैसे मोह माया की दुनिया को छोड़ते हैं। इस कथा में इसी सब बारे में बताया गया। और जो गौतम बुद्ध द्वारा कही गई, और गौतम बुद्ध के द्वारा जो भी बातें कही गई है, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, शांति के बारे में, मन के बारे में,
यही सब बारे में इस कथा में बताया गया। तो कौन से जातक कथा है, कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 19 है, मीराबाई चानू ने एनाहिम्स संयुक्त राज्य अमेरिका निम्न में से किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था? देखिए, एक 2019 का 2022 का करंट अफेयर्स है ये, कि मीराबाई चानू ने एनाहिम्स संयुक्त राज्य अमेरिका निम्न में से किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था? तो ऑप्शन नंबर सी उसका सही होगा, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू, जानिएगा ये क्या है? फीमेल है, यानी एक महिला है जो भारोत्तोलन का खिलाड़ी है। ठीक है, इन्होंने 2017 में ही जीता था, जो यूएसए में आयोजित हुआ था। देखिए 2017 का भी करंट अफेयर्स यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे रहा है। और भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। और 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित 21वें कॉमनवेल्थ गेम में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 21वें कॉमनवेल्थ गेम में भी भारोत्तोलन में क्या किए थे? ये स्वर्ण पदक जीती थी। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड 20 है कि एक बैंक खाते या एक वित्तीय संस्थान में जमा राशि को संदर्भित करता है जिसमें कोई निश्चित परिपक्वता तिथि नहीं है। देखिए क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है, एक लैंग्वेज टर्म पे बेसिस है। अगर इकोनॉमिक्स में, अगर इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स ये दो सब्जेक्ट में जब तक आप लैंग्वेज को नहीं पकड़िएगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर सीधा सीधी क्वेश्चन बनता, अगर पूछता तो ऐसे पूछा कि किस बैंक में आदमी खाता खुलवा सकता है, किस में जमा करवा सकता है, किस में स्वाधिक जमा राशि कर सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन को चेंज कर दिया है कि एक बैंक खाते या एक वित्तीय संस्थान में जमा राशि को संदर्भित करता है जिसमें कोई निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि नहीं हो, मतलब कोई ऐसा फिक्स तिथि ना हो जो हम उसी तिथि को निकालें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा कि वर्तमान जमा। अगर वर्तमान जमा हम कर रहे हैं तो इसका कोई परिपक्वता तिथि नहीं है कि हम उसी तारीख को निकालेंगे, तो हम खाते से कभी भी हम पैसे निकाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और 20 क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो ना जाने SSGD कितने बार रिपीट कर रहा है और आगे वाले एग्जामों में करेगा। ठीक है, और इसमें से जितना भी करंट अफेयर्स था और भी जितना भी इसमें 2-4 करंट अफेयर्स भी था। साइंस, देखिए साइंस से SSGD में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है तो इकोनॉमिक्स से पूछ रहा है और हिस्ट्री से कुछ पोर्शन उठा रहा है और कुछ कला संस्कृति से। तो कला संस्कृति वो सब पे आप लोग को पकड़ बना के चलना है। ठीक है, कला संस्कृति हो या कुछ भी हो, उस सब पे जब तक आप लोग पकड़ बना के नहीं चलिएगा तब तक क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनने वाला है। और 20 में से कोशिश कीजिए कि कम से कम 15 बनाए, 15 से प्लस ही जाए। अगर 15 से प्लस जब तक आपका स्कोर नहीं होगा ना तब तक कंपटीशन बहुत है। अगर 15 से प्लस स्कोर नहीं कर रहे हैं तो कंपटीशन में आप पीछे रह सकते हैं। और इतना कंपटीशन की इतना बड़े लाइन में अगर आप इतना पढ़ के अगर पीछे में खड़ा हो रहे हैं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, ना कोई मायने बनता है। इसीलिए हर रोज़ वीडियो जा रहा है आप लोग के लिए, इतना मेहनत किया जा रहा है ताकि कोई एग्ज़ाम में सफल हो। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन जो भी बनाया जा रहा है वो सब एरा गैरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बहुत सारी एनालिसिस किया जाता है, फिर उसको देखा जाता है कि किस लेवल का एग्ज़ाम है, प्रैक्टिस कैसे से किया जाता है और कौन से एग्ज़ाम में और कितना बार रिपीट हुआ, ये सब देखना पड़ता है। क्वेश्चन बैंक से स्टडीज़ करना पड़ता है, तब जाके ये 20 क्वेश्चन तैयार होता है। ठीक है, और इसके पीछे बहुत बड़ा मेहनत भी होता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस सभी क्वेश्चंस के बारे में आपकी क्या राय है कि इससे लेवल बढ़ना चाहिए, लेवल घटना चाहिए, लेवल ठीक है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।